हेलो छात्रों, मैं दीपक कुमार, शेरशाह कॉलेज सासाराम। पिछले वीडियो में हमने उत्तर वैदिक पीरियड के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे उत्तर वैदिक अर्थव्यवस्था और धर्म के बारे में। सर्वप्रथम हमने वैदिक पीरियड में भी बात की थी कि कबीलाई समाज था, पशुचारण वहाँ पर प्राइमरी ऑक्यूपेशन था। यह पशुचारण की व्यवस्था कहीं ना कहीं रिप्लेस्ड हो जाती है, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि आयरन श्यामयस की चर्चा बार बार उत्तर वैदिक ग्रंथों में मिलती है, जो इस तरफ इशारा करती है कि बहुत ज़्यादा लोहे का प्रयोग उत्तर वैदिक पीरियड में होता था। और इस आयरन टूल्स के कारण कृषि में एक प्रकार का कृषि की टेक्नोलॉजी में एक प्रकार का बहुत बड़ा परिवर्तन आता है, जिससे कृषि प्रोस्पेरिटी अर्थात कृषि समृद्ध हो जाती है। और इस कृषि समृद्धि होने के कारण हम देखते हैं कि पहले आवश्यकता की जो चीज़ें थी, जो जिससे हम अपनी दैनिक जीवन की आवश्यकताएं पूरी कर लेते थे, उसके बावजूद उसके अतिरिक्त भी हमारे पास कुछ ना कुछ बच जाता था, जिसे अतिरिक्त उत्पादन कहा जाता था। तो मेन जो चेंज आया वो ये आया इकोनॉमी के फील्ड में कि जो कृषि है वो रिप्लेस कर देती है पशुचारण को, अर्थात जो पशुचारण व्यवस्था थी उसको पूरी तरह से कृषि रिप्लेस कर देती है। और रिप्लेस करने के बाद जो मेन परिवर्तन आया वो ये आया कि कृषि एक लॉन्ग ड्यूरेशन अर्थात वर्ष भर चलने वाली प्रक्रिया है। और शतपथ ब्राह्मण में आप देखेंगे, शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का है, उसमें पूरा जुताई की प्रक्रिया से संबंधित एक पूरा का पूरा अध्याय है, जो इस बात पर फोकस करता है कि कैसे उस समय जुताई हुआ करता था, कैसा मौसम होता था, कैसी मिट्टी में ज़्यादा उत्पादन हुआ करता था। तो लेटर वैदिक पीरियड में जो मेन शिफ्ट हमको दिखता है वो ये है कि कृषि रिप्लेस कर देता है आपको पशुचारण व्यवस्था को। और इससे जो मेन चेंज आता है लाइफ पैटर्न में वो ये आता है कि अब हम नदियों के किनारे बसने लगे, या जो उपजाऊ मिट्टी है उसके आसपास बसावट होने लगी, अर्थात वैसा क्षेत्र जो एग्रीकल्चर या कृषि के लिए उपयुक्त हो वहाँ हम बसने का प्रयास करने लगे। और इस बसावट की प्रक्रिया ने कहीं ना कहीं बसावट की प्रक्रिया का भी हमको आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस में जो पुरातात्विक उत्खनन हुए हैं उसमें दिखता है। हटमेंट्स झोपड़ियों का अवशेष मिला हुआ है और कुछ ग्राम समुदाय के अवशेष मिले हुए हैं, जो एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेटर वैदिक पीरियड में आता है कि परमानेंट हैबिटेशन अर्थात जो नोमैडिज्म की प्रवृत्ति थी, इधर उधर घूम के चारागाहों में अपने पशुओं को चरा के चारागाहों की खोज में दूर दूर तक निकल जाते थे, अब वो समाप्त हो जाता है। और अब हम किसी एक जगह पर टिक कर अर्थात अस्थायी जीवन की शुरुआत कहीं ना कहीं अस्थायी जीवन पूरी तरह से जो पशुचारण समाज था, ये बहुत बड़ा परिवर्तन आता है कि हम अस्थायी जीवन की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। और इस अस्थायी जीवन में अग्रसर के कारण या जो सरप्लस प्रोडक्शन हुआ, अतिरिक्त उत्पादन हुआ, उसके लिए हमें बाज़ारों की ज़रूरत हुई, या ये कहें कि ट्रेड कहीं ना कहीं फ्लॉरिश हो गया, वाणिज्य और व्यवसाय उदित होने लगे। और वाणिज्य और व्यवसाय के कारण इनलैंड ट्रेड और सी ट्रेड दोनों फ्लॉरिश होता है। और जब ये ये इनमें विकास होता है, इनके लोग आपस में जब संबंध हो जाते हैं तो वो गिल्ड्स का निर्माण करने लगते हैं। और ये गिल्ड एक प्रकार से ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स एंड कॉमर्स होता है, ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स एंड कॉमर्स होता है। तो मेन जो चेंज आया इकोनॉमी में वो ये है कि कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर रिप्लेस कर देता है, और एग्रीकल्चर रिप्लेस करके पशुचारण व्यवस्था को पूरी तरह से बन जाता है क्या, वो प्राइमरी ऑक्यूपेशन बन जाता है उस समय। तो ऋग्वैदिक पीरियड में जो पशुचारण एक व्यवस्था थी, पशुचारण जो मुख्य पेशा था उन लोगों का, मुख्य पेशा आप क्या हो जाता है, कृषि हो जाती है। तो कृषि उत्तर वैदिक काल में मुख्य पेशा हो जाती है। और जो पशुचारण है वो एसोसिएटिव अर्थात सहायक या द्वितीयक ऑक्यूपेशन बन जाता है। ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरह समाप्त हो जाता है, बल्कि वो आज भी कंटिन्यू है, आज भी पशुचारण समाज है। अब गिल्ड्स के फॉर्मेशंस के बाद क्या मेन चेंज हमको दिखा कि जो एनिमल हम बहुत ज़्यादा पालते थे वो थोड़ा कम हो जाता है, और अब हम
कृषि कर्म कार्यों में बहुत ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं। और एक मेजर चेंज आया सोसाइटी में इकोनॉमी के लेवल पे। उस समय कैटल, ऋग्वैदिक पीरियड में कैटल कहीं ना कहीं धन या संपत्ति का एक माध्यम माना जाता था। अब यहाँ आते आते कैटल रिप्लेस्ड हो जाता है लैंड के जरिए, और अब वो व्यक्ति धनी है या वो व्यक्ति सबसे पावरफुल है जिसके पास भूमि की मात्रा ज़्यादा है। यहाँ पे राजन को गोमत या गोपति कहा जाता था। यहाँ पर आते आते जो क्षत्रिय समाज के लोग हैं वो गोमत नहीं बल्कि भूपति के नाम से जाने लगते हैं। अब पनियों का देखते हैं, पनी कंटिन्यू करते हैं, लेकिन पनी चूँकि समुद्री व्यापार में बहुत दूर दूर तक नहीं निकल जाते थे, अब यहाँ पे समुद्री व्यापार बहुत ही व्यापक तौर पर एक तरीके से उसमें व्यापकता आ जाती है। और फिर बार्टर सिस्टम ऋग्वैदिक पीरियड में था। यहाँ आते आते यूजेज ऑफ क्वाइंस स्टार्ट हो जाता है, और सिक्कों के स्टार्ट होने के कारण हम देखते हैं बार्टर सिस्टम भी रिप्लेस्ड हो जाता है। और सिक्कों के आविष्कार के कारण एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ अर्थात धन का संकेंद्रण कहीं ना कहीं समाज में शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद देखेंगे कि इनलैंड सी के कारण फॉर्मेशन ऑफ गिल्ड्स क्लियर हो जाता है। कुछ ऑक्यूपेशन ऋग्वैदिक पीरियड के भी कंटिन्यू करते हैं, जिसकी बात मैंने की थी कि रथ जो बनाने वाले को रथकार कहा जाता था, तक्षण कहा जाता था अर्थात बढ़ई। इस प्रकार के लोग तो कंटिन्यू करते हैं, लेकिन कुछ नए वर्ग जुड़ जाते हैं जिसमें फिजिशियन और म्यूजिशियन अर्थात कुछ मेडिकल फैसिलिटी, आज का मेडिकल फैसिलिटी है उसको प्रोवाइड कराने वाले लोग, और म्यूजिशियन अर्थात गीतकार जो कि ड्रम मतलब ढोलक, फ्लूट मतलब बांसुरी और ल्यूट हार्प बजाने वाले लोग थे। ये एक प्रकार से इंटरटेनमेंट का भी साधन हो सकता था। अब हम बात करेंगे रिलीजियस कंडीशन की, कैसा धार्मिक व्यवस्था कैसी विकसित हुई। ऋग्वैदिक पीरियड में यज्ञिक अनुष्ठान को बड़ा पवित्र माना जाता था, और हमने पिछले वीडियो में बताया था कि यज्ञिक अनुष्ठान लेटर वैदिक पीरियड में भी कंटिन्यू करता है। और लेटर वैदिक पीरियड के प्रारंभिक जो चरण है उसमें यज्ञिक अनुष्ठान का महत्व बहुत बढ़ जाता है, लेकिन यह यज्ञिक अनुष्ठान उपनिषद, जब उपनिषदिक फिलॉसफी या उपनिषदिक लिटरेचर को हम देखते हैं तो ये रिप्लेस होता है थ्रू द नॉलेज ऑफ कर्मा और थ्रू द फिलॉसफी ऑफ नॉलेज अर्थात ज्ञान दर्शन के जरिए यज्ञिक अनुष्ठान को कहीं ना कहीं रिप्लेस कर दिया जाता है। और यह ज्ञान दर्शन बात करता है कि मोक्ष की प्राप्ति ज्ञान के जरिए होगी, न कि यज्ञ के जरिए। और मुंडकोपनिषद में ऐसा वर्णन मिलता है कि यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव के समान की गई है, अर्थात यज्ञ से मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। मोक्ष की प्राप्ति का द्वितीय साधन आ चुका था और वह था ज्ञान योग या ज्ञान दर्शन। अब ज्ञान दर्शन किस चीज़ की बात करता है? ज्ञान दर्शन बात करता है कर्म की, अर्थात कर्म पे को फोकस करता है और कर्म की परिकल्पना ज्ञान दर्शन से संतुष्ट होती है। अर्थात कर्म को एकमात्र माध्यम माना गया जिसके जरिए हमको मोक्ष की प्राप्ति होगी। अर्थात अच्छा कर्म होगा तो हमको अच्छे योनि में पुनर्जन्म मिलेगा और इसी पुनर्जन्म के कारण जीवन मरण के चक्र से हमको मुक्ति मिलेगी और यही मोक्ष, इसी से हमको मोक्ष मिलेगा। आप देखें बुद्धिस्ट या जैन की फिलॉसफी जब आएगी तो ये जो उपनिषदिक नॉलेज है वही कहीं ना कहीं एक बेस बनेगा जो कि लेटर वैदिक पीरियड के दौरान डेवलप हो चुका था और यही आधार बनता है बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के रिलीजियस फिलॉसफी का। अब उपनिषदिक फिलॉसफी पे बात करते हैं तो उपनिषद में आप देखेंगे स्यूल और ब्रह्म की बात अर्थात आत्मा और ब्रह्म की बात मिलती है। अहम ब्रह्मस्मि तत्वमसि जैसा उदाहरण कई जगहों पर मिलता है और इसको क्लियरली डिस्कस किया गया, अर्थात आत्मा और ब्रह्म अलग अलग नहीं है, एक ही है, इस पर भी बात की गई। फिर उपनिषदों के अगर दर्शन को देखें तो वहाँ पे स्वर्ग और नरक की बात, अर्थात एक इस भौतिक जगत के अलावा भी एक दूसरे भौतिक जगत बनाया गया और ये भौतिक जगत अर्थात इसकी प्राप्ति कैसे होगी स्वर्ग और नरक की, तो वो आपके अच्छे डीड्स और बुरे डीड्स के आधार पे स्वर्ग और नरक की प्राप्ति होगी।
तो इससे जो मेन आया, डिपेंडेंसी आई, वो यज्ञ से तो हम हट गए, लेकिन अब पुरोहित वर्ग ही ये बताता है कि ज्ञान मार्ग का कैसे अनुसरण किया जाएगा और कैसे स्वर्ग और नरक की प्राप्ति की जाएगी। तो पुरोहितों पर थोड़ी बहुत निर्भरता लेटर वैदिक पीरियड में हमारी बढ़ी, और ये स्वर्ग और नरक के कारण ये हुआ कि हमारे अंदर एक डर आया कि हमको स्वर्ग प्राप्त होगा या नरक प्राप्त होगा, उसके अनुसार से हम काम करने लगे। तो रीत की जो फिलॉसफी है वो कंटिन्यू करती है, लेकिन उतना डर लोगों में नहीं रहा, और कहीं कहीं देखा जाएगा कि रीत को तोड़ते हुए भी लोग पाए जाते हैं। अब त्रिदेव की जो संकल्पना है वो भी लेटर वैदिक पीरियड की है। ऋग वैदिक पीरियड में जो इंद्र है वो कंटिन्यू करते हैं, लेकिन उनके ऑनर्स, उनके प्रतिष्ठा में बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है और उसका स्थान विष्णु ले लेते हैं। विष्णु के बाद प्रजापति, जो उस समय एक देवता हुआ करते थे ऋग वैदिक पीरियड के, उनका स्थान ब्रह्मा ले लेते हैं, और फिर रुद्र का स्थान, जो शूद्रों के देवता थे, उनका स्थान शिव ले लेते हैं। अर्थात कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिनिटी, जो त्रिदेव की संकल्पना का विकास है, वो लेटर वैदिक पीरियड में होता है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि नेचर वर्शिप अर्थात प्रकृति पूजा भी लेटर वैदिक पीरियड में कंटिन्यू करती है, जो कि ऋग वैदिक पीरियड का एक कंटिन्यूएशन हमको दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पर पंचविष्णु सरदारों का हमको पूरा उल्लेख मिलता है लेटर वैदिक पीरियड में, और वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और साम, ये इनका डिटेल डिस्क्रिप्शन लेटर वैदिक पीरियड में मिलता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो कृष्ण वसुदेव की पूजा होने लगी है, साथ ही नेचर वर्शिप में गंधर्व की पूजा, अप्सरा की पूजा, नाग पूजा, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इंक्लूड होता है। अर्थात नाग जो प्रकृति में जो लोग पाए जा रहे हैं उनकी पूजा कहीं ना कहीं, परियों की पूजा, इनकी पूजा ऋग वैदिक पीरियड में नहीं थी, ये सब इंक्लूड हो जाते हैं, और जो प्रकृति के और भी चीज़ थे उनकी पूजा स्टार्ट हो जाती है। पीपल में वसुदेव का निवास माना जाने लगता है, पीपल की पूजा शुरू हो जाती है। फिर दुर्गा को देखें, दुर्गा की पूजा लेटर वैदिक पीरियड में इंक्लूड हो जाती है, और दुर्गा एक बहुत ही महत्वपूर्ण डाइटीज़ यहाँ पे बन जाती हैं। जो मातृदेवी थी, मातृदेवी रिप्लेस्ड हो जाती हैं दुर्गा के द्वारा। हालांकि मातृदेवी की मृण मूर्तियाँ भी लेटर वैदिक पीरियड के एक्सकेवेशन के दौरान मिली हैं। गणेश एक नए देवता के रूप में यहाँ पर इंट्रोड्यूस होते हैं, और गणेश को किसी भी कार्य के शुभारंभ में का देवता माना जाता है और उन्हें उसका प्रतीक माना जाता है। अथर्ववेद को जरा ध्यान से देखें तो यहाँ पे अथर्ववेद में हमको सांप, वशीकरण इत्यादि का और प्रोपोगेंडा रिचुअल्स का पूरा वर्णन मिलता है। लेकिन अथर्ववेद मेनली ये बताने की कोशिश करता है कि सत्य के साथ साथ असत्य की भी एक दुनिया है, और हमें इधर इस असत्य की दुनिया में न जाकर हमें सत्य की दुनिया की तरफ जाना है, या सत्य का अनुसरण करना है, और सत्य का अनुसरण करके हमको मोक्ष की प्राप्ति करना है। अब एक कॉम्पेरेटिव एनालिसिस कर लेते हैं कि क्या क्या ऋग वैदिक पीरियड में था और क्या जो है लेटर वैदिक पीरियड में रहा। गोत्र पद्धति विकसित नहीं हुई थी, लेकिन यहाँ पे गोत्र पद्धति विकसित हो जाती है, और ऋषि के नाम पर गोत्रों को निर्धारित किया जाने लगता है, या एक ही गाय, जिस गाय के गोकुल या गाय जहाँ पे बांधी जाती है उसका जो लोग दूध पीते थे उनको भी एक गोत्र का माना गया है। गुरुकुल पद्धति बेसिक स्थिति में थी, अर्थात अभी बहुत परिपक्व अवस्था में नहीं थी, लेकिन यहाँ पर आते आते छात्र गुरु के साथ रहने लगते हैं, अपने मानसिक, शारीरिक और साथ साथ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए, आध्यात्मिक विकास के लिए गुरुकुल पे ही और गुरु की शिक्षा पे ही निर्भर हो जाते हैं। शिक्षा सबके लिए ऋग वैदिक पीरियड में नहीं थी, और सिर्फ वैदिक ऋचाओं को ही उस समय सुना जाता था। बहुत ज्ञान का प्रसार और प्रसार, दूसरे तरफ के ज्ञान का प्रचार और प्रसार नहीं था। सिर्फ ऋग्वेद के ऋचाओं को सुनकर, याद करके, कंठस्थ करके उनको दूसरे लोगों तक ट्रांसमिट किया जाता था। लेकिन यहाँ पर आते आते शिक्षा सबके लिए हो जाती है। हाँ, कोई भी फीस नहीं ली जाती थी और शिक्षा कोई भी ग्रहण कर सकता था, लेकिन गुरु दक्षिणा पद्धति विकसित हो जाती है और गुरु दक्षिणा सबको देना होता था। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट चेंज आया, अब मैथमेटिक्स अर्थात गणित, एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी, साथ ही साथ नैतिकता की पढ़ाई भी उस समय की जाने लगी।
बार्टर सिस्टम जो वैदिक पीरियड का एक इम्पॉर्टेंट मुख्य भाग था और वस्तुओं का आदान प्रदान कर अदला बदली करके इकोनॉमी को बरकरार रखा गया था। यहाँ पे क्वाइनेज इंट्रोड्यूस हो जाता है, अनिस्क और शतमान आपको दिखाई देगा, जो कि क्वाइंस के रूप में उसका यूज़ हो जाता है। गोमत का मतलब है कि गोमत राजन को कहा जाता था, अर्थात गाय के जरिए जो वेल्थ का मेजरमेंट था वो था। यहाँ पे लैंड एक मेन मेजरमेंट का यूनिट बन जाता है और लैंड और क्वाइंस कहीं ना कहीं मेजरमेंट का यूनिट बन जाते हैं और अब भूपति कहा जाने लगता है स्वराटर। वारली और यौ तक ही वहाँ पे देखेंगे, वारली और यौ ही अर्थात जौ और गेहूँ वहाँ पे दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पे आते आते हम देखेंगे व्रीहि अर्थात चावल, और चावल के साथ साथ बाजरा, रागी, शुगर के वगैरह भी इंक्लूड हो जाता है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल was the primary occupation in Rigveda period, but agriculture became the main part of the economy in later Vedic period. It means लेटर वैदिक पीरियड में जो अर्थव्यवस्था संगठित हुई, ऑर्गेनाइज्ड हुआ इकोनॉमी और ऑर्गेनाइज्ड हुआ रिलीजन, वही कंटिन्यू करता है। और आज भी हिंदू जो अनुसरण करते हैं या बुद्धिज़्म जो डेवलप हुआ, जैनिज्म जो इंडिया में डेवलप हुआ, उसके बहुत सारे विचार लेटर वैदिक पीरियड में ही डेवलप हो चुके थे। इससे एक और उसी का अनुसरण करके हम धीरे धीरे फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखने से ये प्रतीत होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तर वैदिक काल कहीं ना कहीं क्योंकि विवाह की संकल्पना रही हो, चाहे गोत्र की संकल्पना रही हो, चाहे इकोनॉमी की संकल्पना रही हो, चाहे ट्रेड एंड कॉमर्स की संकल्पना रही हो, चाहे अस्थायी निवास की प्रवृत्ति रही हो, ये सभी प्रवृत्तियां कहीं ना कहीं उत्तर वैदिक पीरियड में ही विकसित हुई, जिसके आधार पर आज जो आर्यावर्त या आज जो हिंदुस्तान खड़ा है उसका कहीं ना कहीं आधार जो है उत्तर वैदिक पीरियड में हुए डेवलपमेंटल ट्रेडिशन है या जो विकासात्मक अवस्था है वो आज हमको दिखाई देती है। उसका बेस या उसका पास्ट या उसका अतीत कहीं ना कहीं उत्तर वैदिक काल में ही सन्निहित हमको दिखाई देता है। धन्यवाद छात्रों।